हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। भारत में हर वर्ष 23 से 92 हज़ार बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ जन्म लेते हैं। लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। यह ऐसी स्थिति है जिससे पीड़ित बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास आम बच्चों की तरह नहीं हो पाता है। जो बच्चा डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी के साथ पैदा होता है उसमें एक अलग आकार के चेहरे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट डिले जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या है डाउन सिंड्रोम और अपने अजन्मे बच्चे को इससे कैसे बचाएं? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंसल्टेंट पेडिट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट रिलायंस हॉस्पिटल से डॉक्टर सुभाष राव। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, हमें बताएं कि डाउन सिंड्रोम आखिर क्या है और डाउन सिंड्रोम से होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 में एब्नॉर्मलिटी होती है। इसे फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था इन द ईयर 1866 एक ब्रिटिश डॉक्टर जिसका नाम था जॉन लैंगडन डाउन, और उसके नाम पे ये डिजीज नाम किया गया है। और ये क्रोमोसोम 21 में एब्नॉर्मलिटी होने के कारण बच्चों में टिपिकल फीचर्स नजर आते हैं। ये जेनेटिक डिजीज है, लेकिन बहुत जरूरी ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ये इनहेरिटेड डिजीज नहीं है। मतलब डाउन सिंड्रोम के जो पेरेंट्स है वो नॉर्मल रहते हैं, और बच्चों को ये एब्नॉर्मलिटी रहने के कारण कुछ स्पेसिफिक फीचर्स रहते हैं। बट ये देखा गया है कि अगर मदर का एज 35 के ऊपर होता है तो ऐसे मदर्स को जब प्रेग्नेंट होते हैं तो डाउन बेबी होने की चांसेस काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 in 84। तो क्रोमोसोम 21 में एब्नॉर्मलिटी रहने के कारण बच्चों में कुछ टिपिकल फीचर्स नजर आते हैं, जैसे कि उनका उनका जो आईज के बीच में जो गैप है काफी वाइड रहते हैं। उनका जो आईज का शेप है वो आलमंड शेप होता है। उनका जो ब्रिज ऑफ नोज बोलते हैं, दिस पार्ट काफी फ्लैट होता है। उनका टंग काफी बड़ा होता है। अगर उनके आप हाथ देखेंगे तो फिंगर्स एकदम शॉर्ट और स्टबी रहते हैं। हाथ के जो क्रीजेस काफी कम रहते हैं। इनफैक्ट डाउन्स बेबीज में एक सिंगल क्रीज होता है जिसको हम सीमेन क्रीज बोलते हैं। ओके। उनके उनके जो टोस, फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में गैप भी काफी कम होती है। ये सब फिजिकल फीचर्स हमको नजर आता है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि डाउन सिंड्रोम कितने टाइप के होते हैं और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, ये डाउन सिंड्रोम जो है ये क्रोमोसोम नंबर 21 की एब्नॉर्मलिटी के कारण है। तो इसमें 3 टाइप की एब्नॉर्मलिटीज देखा गया है। वन इज ट्राइसोमी 21, विच सबसे ज्यादा कॉमन है, ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ केसेस में देखा जाता है। ट्राइसोमी 21 में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एडिशनल कॉपी और सेट ऑफ जीन्स होता है, और इसको हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। दूसरा टाइप ऑफ एब्नॉर्मलिटी होता है, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि 21 नंबर क्रोमोसोम और कोई क्रोमोसोम को अटैच होता है, इसको जी। ट्रांसलोकेशन डाउन्स बोलते हैं। और तीसरा होता है मोजाइक डाउन्स, वेयर कुछ सेल्स नॉर्मल होते हैं और कुछ सेल्स में एक्स्ट्रा कॉपी होते हैं क्रोमोसोम नंबर 21। ओके डॉक्टर, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे प्रेगनेंसी में इस बीमारी का पता लगा सकते हैं? तो आजकल प्रेगनेंसी में जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो काफी स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर द चाइल्ड इज हैविंग डाउन सिंड्रोम। तो ये टेस्ट अराउंड 12 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं। कॉमनेस्ट डन इज सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अगर ये न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी फैक्टर 5 के ऊपर होता है, सो देन वी कैन टेल कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की चांसेस काफी ज्यादा है। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम मदर्स में कर सकते हैं, जैसे कि बीटा एससीजी लेवल, अल्फा प्रोटीन बीटा प्रोटीन लेवल, जी। इनहिबिन लेवल, एक पीएपीपीए करके लेवल होता है, दैट इज प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। अगर इसका लेवल हाई होता है तो देन वी कैन टेल कि बच्चे ये जो बच्चा माँ के पेट में है उसको डाउन सिंड्रोम की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो ये सब ओके। स्क्रीनिंग टेस्ट है। और इसको कंफर्म करने के लिए 2 अलग टेस्ट है, जो जिसे हम बोलते हैं कोरियन विलस बायोप्सी, जो अराउंड 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं, और एम्नियोसेंटेसिस, ये जो अराउंड बिफोर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं। ओके
डॉक्टर राव, इसका इलाज कैसे किया जाता है और क्या प्रेगनेंसी में इसका इलाज करना पॉसिबल है? नहीं, देखिए, ये जेनेटिक डिफेक्ट होने के कारण इसका इलाज नहीं है, तो देयर इज नो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ना ही इसको ओके। जब बच्चा माँ के पेट में रहते हैं तो प्रेगनेंसी में भी इसका कोई इलाज हो पाता है। ध्यान में रखना जरूरी है कि ये डाउन सिंड्रोम के जो फीचर्स बताए उसके अलावा बच्चे को काफी सारा अधिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि उनको हार्ट डिजीज होती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जैसे एएसडी, वीएसडी, इनको एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम। ओके। इनका इम्यूनिटी लेवल लो होता है तो इनको घड़ी घड़ी इन्फेक्शन हो सकती है। ईयर इन्फेक्शन होता है तो इसके कारण उनको हियरिंग लॉस हो सकता है। उनका आई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि उनको रिफ्रैक्टिव एरर्स होती है, कैटरैक्ट हो सकता है। तो ये सब मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हम क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका कुछ हद तक ये कमियां को हम ट्रीट कर सकते हैं, ताकि हम ये देख सके कि बच्चा जो है वो थोड़ा नॉर्मल जिंदगी जी सके। और बहुत जरूरी बात यह है कि इनका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो आपने बोला काफी कम होती है। इनका एडल्ट में आईक्यू लेवल ओनली अबाउट 50 होता है, जबकि नॉर्मल आईक्यू लेवल 80 to 100 तक रहती है। जी। ऑल्सो इनका जो फिजिकल ग्रोथ कम होता है, एडल्ट में इनका हाइट ओनली अबाउट 5 feet तक रहती है। ओके। तो ये डॉक्टर। सब हाँ जी। प्रॉब्लम्स को हम अगर अर्ली आइडेंटिफाई करें तो इंटरवेंशन से हम काफी हद तक इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके। डॉक्टर, जैसे हमने सुना है एंटी स्कैन के बारे में, जो एंटी स्कैन होता है वो 10 वीक से 12 वीक के बीच में करा सकते हैं, और जिसमें पता चल सकता है कि बच्चा डाउन सिम्टम से ऐसे पीड़ित है या नहीं है। तो इसका कितनी महत्वता है और ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें? तो ये एक काफी, जो मैंने बताया, ये सोनोग्राफी द्वारा एंटी या न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन हम लोग बोलते हैं। ओके। अराउंड 12 वीक्स में आजकल हम रूटीनली काफी मदर्स को करते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि डाउन सिंड्रोम से जो बच्चा पीड़ित है, आफ्टर ऑल इट इज कम्स एज ए शॉक टू द पेरेंट्स कि हमारा बच्चा डाउन सिंड्रोम है और नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई वी डू दिस स्क्रीनिंग टेस्ट, और स्क्रीनिंग टेस्ट में काफी 80% चांसेस प्रेडिक्शन होता है, और जब ब्लड टेस्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो अराउंड 85% तक प्रेडिक्शन हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि देखिए, देयर इज ऑलमोस्ट 85 to 90% चांस दैट द चाइल्ड में हैव डाउन सिंड्रोम। तो उसके बाद हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि हमको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है या प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है। दिस इज प्योरली द डिसीजन लेफ्ट टू द पेरेंट्स। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इससे पीड़ित लोगों को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो जैसे मैंने बताया कि ये सब इनका जो फिजिकल फीचर्स तो एबनॉर्मल रहता ही है। इनका जो काफी सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया, हार्ट में इनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है, जैसे कि एएसडी या एवी कैनाल डिफेक्ट। इनको एंडोक्राइन प्रॉब्लम जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कमी महसूस हो सकती है। इनको अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, इनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकती है, और एक डिजीज है जिसका नाम है सीलियाक डिजीज, जिसमें वीट डाइजेशन इफेक्ट होता है या वीट इंटॉलरेंस होता है। ये डिजीज भी इन लोग में हम ज्यादा देखते हैं। इनका आईज में काफी प्रॉब्लम हो सकता है, इनको रिफ्रैक्टिव एरर्स होता है, इनको बहुत से छोटे उम्र में इनको ग्लासेस की जरूरत पड़ती है, और जैसे ये ग्रो होते हैं एडल्टहुड में इनको कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज दे रीच एडल्टहुड अराउंड 50 इयर्स के बाद कुछ डाउन्स भी लोगों को डिमेंशिया या मेमोरी लॉस होता है, या अल्जाइमर्स डिजीज भी हो सकता है। इनमें सीजर डिसऑर्डर्स देखा गया है। तो ये सब मल्टीपल प्रॉब्लम्स डाउन सिंड्रोम में हो सकता है। प्लस जैसे मैंने बताया, इनका इम्यूनिटी लेवल डाउन होने के कारण उनको रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। इन बच्चों में ब्लड कैंसर की चांसेस भी काफी हाई होती है, जैसे ल्यूकेमिया। ये सब मल्टीपल प्रॉब्लम्स डाउन बेबीज में देखा गया है। ओके। डॉक्टर, जब बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए और उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए? देखिए, जैसे हमने बताया कि बिकॉज ऑफ दिस क्लासिकल फीचर्स जो हमने स्टार्टिंग में बताया, पैदा होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। उसके बाद हम बच्चे का ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं, जो क्रोमोसोमल स्टडी के से कंफर्म करता है कि इसको किस प्रकार का डाउन सिंड्रोम है। वंस डायग्नोसिस इज कंफर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड काउंसिल द पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए एक शॉक हो जाता है, क्योंकि 9 months
बच्चा माँ के पेट में रहते हैं और दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि बच्चा नॉर्मल हो जाए, बट टू टेल देम दैट नो, योर चाइल्ड विल नेवर बी नॉर्मल थ्रू आउट द लाइफ इज अ बिग स्टेटमेंट टू मेक, एंड वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स की इसकी डाउन बेबीज को क्या क्या प्रॉब्लम होती है. सो दे शुड be told to accept this diagnosis right in the beginning, and then we can start early intervention. देखा गया कि अर्ली इंटरवेंशन मतलब जितना ज्यादा हम इंटरवीन करें इतना जल्दी बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, फिजिकल ग्रुप में इंप्रूवमेंट हो सकता है. ये जो बीमारी जो मैंने बताया ये हम ध्यान में रखते हुए इनका रेगुलर स्क्रीनिंग कर सकते हैं फॉर आई चेकअप, फॉर हार्ट चेकअप, फॉर थायराइड चेकअप, so that they don't suffer from the disease and they can come as far as they can become independent in the society and live a fairly decent life. Okay. ये हमारा एम है. ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अगर पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर के साथ पैदा होता है तो क्या दूसरे बच्चे में भी यह बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं? हो सकता है, बिकॉज अगर पहला बच्चा डाउन होता है तो सेकेंड बच्चे में 1 in 100 चांस होता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है. तो Okay. इसके लिए जब पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन है काफी केयरफुल रहते हैं. वो ये सब टेस्ट जो आपने बताया, एंटी स्कैन, ब्लड टेस्ट वगैरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करके रूल आउट करते हैं कि ये सब लेवल्स नॉर्मल है, सो दैट देन एटलीस्ट द सेकंड चाइल्ड इज नॉट बोर्न डाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके डॉक्टर, क्या डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग भी आम लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं और आम लोगों की तरह अपना काम कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? So देखिए, first of all, parents should accept the limitations of the child. They can't, first of all, you can't say कि मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल होना चाहिए. They should say that okay, मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो इसकी थोड़ा लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन अगर एक्सेप्ट करें, a child can achieve a lot. स्कूल्स में हमने देखा है कि अगर बच्चे को हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, उनको अर्ली फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी देते हैं, तो इनको नॉर्मल स्ट्रीम स्कूल में भी, स्टैंडर्ड स्कूल में भी हम बच्चे को दे सकते हैं. काफी स्कूल्स हमने देखा है डाउन बेबी को एडमिट करते हैं और नॉर्मल क्लासेस में बच्चे को एडमिट करते हैं ताकि वो बाकी बच्चों के साथ मिक्स हो जाए और वो उनकी इंटेलिजेंस लेवल इंप्रूव हो जाए. हमने देखा है कि इफ यू गिव द राइट टाइप ऑफ इंटरवेंशन दे कैन अचीव ए लॉट. To give an example, अमेरिका में there is a famous actor called Chris Burke. He's a film actor. He's a Hollywood actor. There is a model who is known as Madeline Stewart, who is the world's first Downs female model. और एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है सुजीत देसाई, who stays in America, in New York State. He, even though he's having Down syndrome, he has learned to play almost 7 instruments. So these are achievements which one can achieve if you give early intervention and have regular follow-up. ओके डॉक्टर, भारत में इसकी क्या स्थिति है इस टाइम, और इससे पैदा हुआ बच्चा कितने साल तक अपना जीवन व्यतीत करता है? तो देखिए, शहरों में तो हम लोग रेगुलरली स्कैन करते हैं Okay. और ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं, लेकिन इंटीरियर्स में शायद ही सोनोग्राफी वगैरह होता होगा. सो दैट्स व्हाई इंसिडेंस में बी स्लाइटली हायर. बट जैसे मैंने बताया, डाउन सिंड्रोम की जो एडल्ट्स हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपेयर टू नॉर्मल एडल्ट्स काफी कम है. दे लिव अप टू द एज ऑफ 50 to 60 years. So from birth to 50 to 60 years, अगर हम उसको सपोर्ट दे सके so that their life becomes fairly normal, they can do their basic day-to-day activity, they can mix in society, अपने बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर सके, या उनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट हो जैसे ड्राइंग का या इंस्ट्रूमेंट सीखने की, तो उसको हम अगर प्रोत्साहित करें तो वो काफी कुछ अचीव कर सकते हैं. ओके और व्हाट अबाउट इनकी लाइफ, कितने ये लाइफ जी सकते हैं? तो on an average, Down syndrome life expectancy is between 50 to 60 years. 50. So beyond 60 years, there is rarely they survive. So their life expectancy जो है काफी कम होती है compared to normal human beings. ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को डिसिप्लिन और बिहेवियर कैसे सिखा सकते हैं, और क्या इसके लिए कोई थेरेपी की जा सकती है या की जाती है? So first of all, parents should accept that the child has got downs. Okay. They should accept the limitations. This is very, very important.
तो फ्रस्ट्रेशंस आते हैं पेरेंट्स के मन में कि राइट। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर नहीं निकालना चाहिए। उनको ऑलवेज टू डू ए स्मॉल थिंग लाइक स्मॉल ड्राइंग और राइटिंग एबीसीडी एट ए यंगर एज, उनको एनकरेज करना चाहिए और उनको शाबाशी देना चाहिए। अगर उनका पास कोई स्पेशल टैलेंट है तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि बच्चा नॉर्मलाइज हो सके। अगर हम हमारे फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाले तो बच्चा भी एकदम स्टबर्न हो सकता है, राइट। वो खाने में रिफ्यूज करेगा, वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनेगा, जिद्दी हो सकता है। अगर इसका स्पीच बराबर, जैसे मैंने बताया इनको स्पीच डिसेबिलिटी भी होती है, तो अगर ये पेरेंट्स को बराबर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो काफी फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे ईयर इन्फेक्शन होने के कारण उनको सुनाई हियरिंग लॉस हो सकती है। इसके Okay. कारण जो पेरेंट जो बोलते हैं उनको सुनाई कम देता है। तो अगर ये प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को अगर पता नहीं कि हमारे बच्चे को हियरिंग लॉस है तो वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालते हैं कि बच्चा मेरा सुनता नहीं है। तो अगर हम रेगुलर चेकअप बच्चे का करें, आई चेकअप, ईयर चेकअप, थायराइड चेकअप, थायराइड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइल्ड बेबीज मेंटल डेवलपमेंट, ये सब हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते रहे, so then child can normalize to some extent and child will be able to live in the society along with other people. डॉक्टर राव, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं अपना, बच्चे को इस विकार से बचाने के लिए महिलाओं को प्रेगनेंसी में कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तो वो सबसे जैसे ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। या सो जैसे मैंने बताया कि ये डाउन सिंड्रोम जब महिला की एज 35 इयर्स की अबव होती है तो ऐसे मदर्स में डाउन सिंड्रोम की इंसिडेंस काफी हाई होती है। ऑलमोस्ट 1 in 84 मदर्स कैन गेट बेबीज ऑफ डाउन सिंड्रोम, whereas mothers who are in the age of 20 to 30 the incidence is as low as 1 in 1400. So when जब हाई एल्डरली मदर आते हैं प्रेगनेंसी में तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि इनको डाउन बेबी हो सकता है। ओके। काफी हद तक देखा गया है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से जो है इंसिडेंस ऑफ डाउन थोड़ा कम हो सकता है। ओके। रेगुलर स्कैन करना जरूरी है। जो डॉक्टर जो स्कैन बोलते हैं, एनटी स्कैन, सोनोग्राफी स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये सब करने पर we can see to it that the child is not, the baby who is developing in the mother's womb is not suffering from Downs, and we can ensure that the incidence of Down syndrome in such mothers become less. ओके। डॉक्टर, कोई ऐसी एक्टिविटी भी आप बताना चाहेंगे कि जिसे एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करनी चाहिए? Activity, I am not very sure. I don't know what you're referring to. Maybe music therapy to some extent, they say. ओके। They should eat folic acid during their pregnancy. That's what they say. ओके। Folic acid देने से थोड़ा इंसिडेंस थोड़ा कम होता है। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्लीज, थैंक्स। थैंक यू सो मच। आज हमने जाना डाउन सिंड्रोम के बारे में, प्रेगनेंसी के दौरान कौन से टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है और इससे पीड़ित बच्चों के माता पिता को कैसे अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.